हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा गुरुकुल। और एक बार आप सभी का फिर से मिशन इंस्पेक्टर बैच की सीरीज में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो कि आज है हमारा 97th डे, यानी कि अगर हम देखें तो 100 में से 97th डे, इट्स टू नियर टू 100। 100 में से आपका 97th डे आने का मतलब हो गया कि आप लोगों ने अगर 25 के हिसाब से सारे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे मेरे साथ, तो आप देखो 2500 के आसपास क्वेश्चन होने वाले हैं आपके, है ना। और जो कि आने वाले टाइम में या इस पूरे साल में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन सब के अंदर वो काम आने वाला है। चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो सीपीओ का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी अदर एग्जाम हो जिसके अंदर इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी, इंपॉर्टेंट बहुत है। अगर आपने अच्छे से ग्रामर की टर्म्स पढ़ रखी है और फिर आपने अगर ये पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट को देख लिया, तो आप समझ जाना कि आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि आपने इनको बहुत अच्छे से एग्जामिन कर लिया है। ठीक है। और आज आपका 97th डे, जो कि आपका मेरे ख्याल से कल और परसों 2 दिन में आपका 98 और 99 हो जाएगा। तो बच्चों, मैं आपको जो 100 डे कराऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा किस दिन कराऊंगा मैं, क्योंकि वो चीज मैं अगले ही डे नहीं कराऊंगा। मतलब 99 करा के मैं आपको 3 से 4 दिन का मैं गैप लूंगा, और मैं चाह रहा हूं कि उसमें जो मैं क्वेश्चंस कराऊं वो थोड़े से ज्यादा करा दूं। बाकी वो चीज, वो प्लानिंग है, बाद में वो टीम पूरी डिसाइड करेगी बैठ के, तब वो देखेंगे। बाकी हम लोग आज की क्लास में अपना 97th डे बच्चों आज कंप्लीट करने जाते हैं। आप सभी बच्चे मेरे साथ के साथ इसका रिप्लाई करना, कोई भी डाउट हो उसी टाइम कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ लेना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट से सेम वही पैटर्न, 5 हमारे पास स्पेलिंग चेकर्स होंगे, 5 हमारे पास क्लॉज टेस्ट होंगे, 5 हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, 5 हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, और 5 हमारे पास फिलिप्स होंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है रिफर्बिश, सेकेंड लिखा हुआ है सैंसिटी, थर्ड लिखा हुआ है एक्सुलेटर, एंड फोर्थ वन इज ऑटोमेटेड। आप पढ़िए, इसके अंदर सबसे पहले वर्ड है रिफर्बिश। रिफर्बिश द हाउस आपने बहुत बार सुना होगा, तो रिफर्बिश द हाउस का मतलब हो गया कि टू डेकोरेट। क्या हो गया बच्चों? टू डेकोरेट, किसी चीज को सजाना, है ना। और सैंसिटी जो वर्ड होता है ना, ये होता है द स्टेट ऑफ बीइंग प्योर, द स्टेट ऑफ बीइंग प्योर। ठीक है, यानी कि कभी कोई चीज बहुत पवित्र होती है उसके लिए हम लोग सेंसिटिव वर्ड का यूज करते हैं। आपने सुना होगा जो कबीर के दोहे हुआ करते थे, कबीर के लिए ये वर्ड इंग्लिश में बहुत बार यूज करा जाता है। अगला वर्ड है एक्सकेलेटर। तो आप पढ़ो, जो एक्सकेलेटर वर्ड लिखा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें डबल एस नहीं आता। जब भी आप एक्सकेलेटर की स्पेलिंग लिखेंगे तो उसमें बच्चों सिंगल एस आता है, फिर उसके बाद CAL, फिर उसके बाद A, और फिर उसके बाद TOR। ठीक है, पूरी स्पेलिंग वो करेक्ट है, बट उसमें डबल एस जो लिखा है वो गलत है, इसलिए सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है प्रीशियस, सेकेंड ऑप्शन है बैरिकेड, थर्ड ऑप्शन है इनोवेटिव, फोर्थ ऑप्शन है इन्फेक्शन। सबसे पहले बैरिकेड आप सबको पता ही है, पुलिस वाले जो लगाते हैं, बाकी इसकी स्पेलिंग में डबल आर आता है, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद इनोवेटिव में भी डबल एन आता है, ये भी बिल्कुल सही है। इन्फेक्शन की स्पेलिंग कोई गलत नहीं है, लेकिन आप पढ़ो यहाँ पर प्रीशियस जो लिखा हुआ है, पढ़ने में इसको प्रीशियस ही पढ़ते हैं, बट लिखते हैं तो सी की स्पेलिंग आती है। यानी कि प्रीशियस की जब स्पेलिंग लिखेंगे तो स्पेलिंग बनेगी PRECIOUS। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। डिडक्टिव, एविडेंस, प्रायोरिटी और वैक्सीन। तो पढ़ के पता चल रहा होगा कि जो इसमें डी ऑप्शन लिखा है बच्चों वैक्सीन, ये बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, गलत, क्योंकि वैक्सीन की स्पेलिंग में डबल सी आता है। क्या आता है भाई? डबल सी आता है ना। बाकी पूरी स्पेलिंग करेक्ट थी, बस यहां पर सिंगल सी की जगह पर क्या आना चाहिए था, डबल सी आना चाहिए। बाकी एविडेंस बिल्कुल सही लिखा रहेगा, प्रायोरिटी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और डिटेक्टिव बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक बात याद रख लेना, जब कभी भी एविडेंस बच्चों हम लोग लिखते हैं ना,
और आपको कोई इसका प्लूरल कोई पूछे ये सिंगुलर वर्ड है या प्लूरल वर्ड है, तो आप बताना सबसे पहले तो एक प्लूरल वर्ड है और प्लस इसका एविडेंसेस नहीं बनता, यानी कि एविडेंस अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, आप उसके अंदर एस मत लगा के आ जाना, है ना। चलिए अगला वर्ड है डिसीव, रिव्यू, रिसीट और परसीव। परसीव हो गया ग्रहण करना, रिसीट की स्पेलिंग मैंने आपको थोड़े दिन पहले सिखाई थी, याद है कि जो ई है वो पहले आता है और आई जो है वो बाद में आता है। रिव्यू बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखो किसी को डिसीव करना, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है ना, तो आप पढ़िए डिसीव की स्पेलिंग में हम लोग सी के बाद ई लगाते हैं और ई के बाद आई लगाते हैं, और आप पढ़ो यहां पर आई पहले है और ई बाद में है, जिसकी वजह से ए जो है वो गलत ऑप्शन है, राइट। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। अगला लिखा हुआ है इम्पैकेबल, इनकैंडेसेंट, इम्पर्वियस और इनकॉन्क्लूसिव। तो कॉन्क्लूसिव तो आपने सुना होगा फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन इन लगने से इसका सेंस होता है अनसर्टेन। अब अनसर्टेन बोल दिया तो ऑटोमेटिकली अनडिसाइड भी इसका मतलब हो गया, जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इम्पर्वियस होता है कि जो किसी की बातों में आसानी से नहीं आता या फिर जो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता, ठीक है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के भी आसानी से बातों में ना आ पाए। इनकैंडेसेंट ये गलत लिखा है बच्चों, क्योंकि इसमें बनेगा आई एन सी ए एन फिर डी ई एस फिर सी ई एन टी, यानी कि आप पढ़ो यहां पर एक सी वर्ड यहां पर गलत था। और इम्पैकेबल तो यहां पर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर डबल सी है। इम्पैकेबल आपने सुना होगा कि जिसमें कोई कमी नहीं होती, जैसे इम्पैकेबल परफॉर्मेंस आपने सुना है ना, कि जो बिल्कुल परफेक्ट होता है, जो बिल्कुल क्या होता है भाई, परफेक्ट होता है। समझ में आई बात भाई। और इम्पर्वियस मैंने बताया है नॉट इम्प्रेस बाय समथिंग, ठीक है, या समबडी, या फिर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग या फिर समबडी। क्लियर हो गया। तो सी जो बी ऑप्शन है वो यहां पर गलत है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग में डी ई एस के बाद सी ई एन टी यूज होता है, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारे पास सेक्शन है बच्चों 5 क्वेश्चंस का, वो हमारे पास OWS का है। अब सर ये OWS क्या होता है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द एक स्टेटमेंट लिखी हुई है और उसको हमें एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है। जरा पढ़ते क्या लिखा हुआ है कि द फैमिली अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स। आप ना इसको कैसे पढ़ो, जब भी हम लोग ना एनिमल्स की, बर्ड्स की या बच्चों की बात करते हैं और उनके छोटे बच्चों की बात करते हैं, यानी कि वो हिंदी में संतान बन जाता है। और ये बात मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं कि उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ऑफ स्प्रिंग बोला जाता है ना। जो ब्रूड होता है वो चिकन्स के ग्रुप के लिए यूज करा जाता है, ठीक है ना, अ ग्रुप ऑफ चिकन्स इज कॉल्ड ब्रूड। लिटर जो होता है वो पपीज के ग्रुप के लिए यूज करा जाता है, यानी कि अ ग्रुप ऑफ पपीज इज कॉल्ड लिटर, है ना, किड्स तो बच्चे ही होते हैं। तो ऑफ स्प्रिंग हर किस के लिए यूज होता है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स के बच्चे हो चाहे वो एनिमल्स के बच्चे हो, सभी छोटे बच्चों के लिए हमेशा ऑफ स्प्रिंग यूज होता है। और ये बात एक क्वेश्चन के थ्रू आती है कि जो ऑफ स्प्रिंग होता है ना बच्चों, वो उसके लिए प्रोनाउन कौन सा यूज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि ऑफ स्प्रिंग एक वर्ड हो गया चाइल्ड, है ना, तो चाइल्ड भी तो ऑफ स्प्रिंग हो गया, छोटा बच्चा। तो मैं पूछूं ये कौन से जेंडर में जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, चाइल्ड के लिए वर्ड लगा देते हैं ही या फिर वर्ड लगा देते हैं शी, जो कि ये बच्चों गलत होता है। चाइल्ड के लिए जो वर्ड लगाना है वो क्या लगाना है, इट, यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग होता है, आपने नाउन के चैप्टर में पढ़ा होगा, इसको न्यूटर जेंडर का पार्ट माना जाता है। किसके जेंडर का पार्ट माना जाता है, न्यूटर, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। चलिए अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि अ शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अ शॉर्ट स्लीप पूछता तो आंसर कुछ और होता, लेकिन आफ्टर लंच का मतलब हो गया कि जब आफ्टरनून में आप खाना खाने के बाद जब सोते हो तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो लाइजर, सेस्टा, स्लंबर और डोज। आप इसका आंसर लगाओगे स्लंबर, जो कि गलत हो गया, क्योंकि स्लंबर जो होता है वो सिंपल गहरी नींद के लिए यूज होता है। इसके लिए यूज होता है बच्चों, गहरी नींद के लिए। लेकिन सेस्टा जो होता है वो जो आफ्टरनून में आप लोग सोते हो ना, उसके लिए यूज होता है, ठीक है ना। और लाइजर टाइम आपने सुना होगा, तो फ्री टाइम के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, फ्री टाइम, है ना। और डोज तो सुना होगा, डोजिंग, यहां पर डोज जो है वो भी एक नींद है ना, डोजिंग करना नींद है, एक तरह की नींद है। आपने ये दोनों डोज सुने होंगे, एक जेड वाला और एक एस वाला। आप पढ़ो वहां पर
एस जेड वाला है, तो जेड वाले का मतलब होता है नींद, और ये डोज जो होता है वो डॉक्टर देता है, वो होता है खुराक। ठीक है ना, क्या होता है? खुराक। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सारे वर्ड। और स्लम्बर कोई भी एक नींद को बोलेंगे जो भी आपको कभी भी गहरी नींद आ जाए, इवन वो दोपहर की भी क्यों ना हो, लेकिन जब आफ्टरनून मेंशन कर दिया इट मींस वहां पर वो गलत हो जाएगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अ कॉर्पोरेशन मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज दैट ऑपरेट इन डाइवर्सिफाइड फील्ड्स। आप देखते होंगे एक कंपनी, छोटी 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 सारी कंपनीज दिखती है और उनकी एक मेन कंपनी होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वॉक्सवैगन, है ना। आप वॉक्सवैगन की कंपनी देखना, उसके अंदर सारी जितनी कार आप सुनते हो ना, बड़ी बड़ी जितनी भी कारें, सारी की सारी उसी का पार्ट बनती है ना। आपने मीम में भी बहुत बार देखा होगा। बताओ क्या होती है वो? क्या एसोसिएशन होता है? नहीं। कोरिलेशन होता है? नहीं। एग्रीमेंट होता है? नहीं। तो कॉन्ग्लोमेरेट जो होता है, किंग्लोमेरेट, उसको बोला जाता है कि जब छोटी छोटी कंपनियां मिलके एक बड़ी कंपनी बनती है ना। तो ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला, एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। यानी कि आपने देखा होगा जब डेथ के बाद किसी बॉडी को हॉस्पिटल में भेजा जाता है तो वो उसका कॉज जानते हैं कि ये डेथ जो है वो क्यों हुई है। तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या एनालाइज करना बोलेंगे? नहीं। क्या उसको होमिसाइड बोलेंगे? नहीं, वो तो ऑलरेडी मर्डर हो गया। लेकिन उसको पोस्टमार्टम बोल सकते हैं? बिल्कुल हाँ बोल सकते हैं ना। और सुसाइड तो सेल्फ सुसाइड होता है, खुद की हत्या करने के लिए बोला जाता है। तो पोस्टमार्टम इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। लिखा हुआ है अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो ऑब्लिक टेलीविजन प्रोग्राम। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे टेलीविजन शो होते हैं जिसको होस्ट करने को ही आता है, तो उसको होस्ट करने के लिए उस बंदे को बोला जाता है एंकर, और बोलते हैं ना एंकरिंग करना। क्या बोलते हैं उसको? एंकरिंग करना, है ना। तो कॉमेडियन नहीं होता, कोरियोग्राफर नहीं होता, वो तो डांस सिखाता है ना, और एक्टर भी नहीं होता। चलिए अगला, अगला जो सेगमेंट है बच्चों हमारा, जो 5 मार्क्स का होगा, वो क्लॉज टेस्ट से होगा। किससे होगा भाई? क्लॉज टेस्ट से। और ना 3 ही लाइन का है, देखो पढ़ के पता चल रहा है, तो हम इसको इकट्ठा पढ़ लेते हैं और सेंस बनाने की कोशिश कर लेंगे ताकि हमें हिंदी मीनिंग में प्रॉब्लम ना आए। देखो क्या लिखा हुआ है कि जॉन वॉज एन आर्टिस्ट डैश प्रोफेशन, he was very dash at his work and could dash any subject he could think of, but circumstances forced him to dash in dash the work of renowned artists। यानी कि यहां पर जॉन की बात करी जा रही है जो कि एक आर्टिस्ट है प्रोफेशन में, और वो एक बहुत कैसा होगा वो ऑप्शन से पता चल जाएगा, और वो सब्जेक्ट्स को सोचता है, समझता है और सारी चीजों को एग्जामिन करता है, और इसीलिए और वो कुछ रिनाउंड आर्टिस्ट को भी देखकर उसको क्या नाम है सीखता होगा, है ना। ऑप्शन से पता चलेगा। पहला, जॉन वॉज एन आर्टिस्ट डैश प्रोफेशन, ऑफ प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन, फ्रॉम प्रोफेशन और अबाउट प्रोफेशन। तो ये क्या लिखा हुआ है? बाय प्रोफेशन लिखा होता है ना, कि भाई कोई भी एक वर्ड बोलता हूं, जैसे आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन बोला जाता है ना, ये लाइन। आगे पढ़ते हैं सेकंड में, ही वॉज वेरी डैश एट हिज वर्क, रिचर, गुड, बेटर और बेस्ट। ग्रामेटिकल प्रोफाइल से इसका आंसर आ जाता। हम सबको पता है कि जो वेरी होता है वो एडवर्ब होता है, और अगर ये एडवर्ब है तो इसका प्लेस क्या होगा भाई? एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव बोले तो कौन से डिग्री भैया? पॉजिटिव डिग्री। तो आप पढ़िए, बेस्ट पॉजिटिव डिग्री नहीं होती, बेटर पॉजिटिव डिग्री नहीं होती, रिचर पॉजिटिव डिग्री नहीं होती, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुड। चलिए आगे, एंड कुड डैश एनी सब्जेक्ट ही कुड थिंक ऑफ। यानी कि कुड या तो होगा प्लांट, या तो होगा पेंट, या तो होगा पेंटेड। पेंटेड होगा नहीं, क्योंकि कुड क्या होता है भाई? मोडाल्स, और सभी मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना। और पेंटिव जो वर्ड होता है, प्लेंटिव, प्लेंटिव ऐसे सैडनेस के लिए यूज होता है, सैड के लिए, है ना। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि एडजेक्टिव हो गया, यहां पर वर्ब चाहिए, तो पेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, he could think of but circumstances force him to dash। ठीक है, तो स्नैंटिफाई, सोशलाइज, स्पेशलाइज, स्पेशलाइज का सेंस आ रहा है ना। इन डैश द वर्क रिनाउंड आर्टिस्ट, तो डाउटिंग, डुप्लीकेटिंग आ गया ना। डुप्लीकेटिंग वो उनको कॉपी करता है ना, डोमिनेटिंग नहीं है, डबलिंग भी नहीं है। हो गया, क्लियर हो गया भाई। तो डुप्लीकेटिंग यहां पर लगाया, इसमें हमने हिम टू स्पेशलाइज लगाया, इसके ऊपर हमने कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पेंट लगाया, फिर उसके बाद हमने
गुड लगाया, देन उसके बाद हमने बाय लगाया, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है बच्चों हमारे पास कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम, है ना, यानी कि ईडियम बोल दिया यानी कि मुहावरा हो गया। तो मैं आप लोगों को इस स्टेटमेंट को पढ़ के सेंस समझाता हूं, आप उसी टाइम अपनी कॉपी में लिख लेना कि किस टाइप का इसका सेंस होगा। बाकी ये तो स्टेटमेंट में है तो ये तो और आसान है। लिखा हुआ है कि ही इज वेरी इंपल्सिव एंड डज नॉट थिंक्स विदाउट राइम और रीजन। जैसे आप देखते हैं बिना बात की तुकबंदी, यानी कि होता है ना कि यार ये तो कोई बात ही नहीं थी और बिल्कुल आप इलॉजिकल बात के ऊपर आर्ग्यू कर रहे थे, उसको बोला जाता है। तो पढ़ के देखो कौन सा ऑप्शन हो सकता है बच्चों, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, विदाउट अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, है ना। अगला, हार्ड नट टू क्रैक, क्या लिखा हुआ है, हार्ड नट टू क्रैक। जो चीज बहुत मुश्किल होती है, डिफिकल्ट होती है, उसके लिए बोला जाता है हार्ड नट टू क्रैक। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अ डिफिकल्ट पर्सन या फिर कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है ना। हाँ, क्योंकि सेकंड तो सेंस है कि समवन हु सॉल्व्स पजल, है ना, वो तो गलत हो गया। अगला लिखा हुआ है नो समथिंग इनसाइड आउट। जैसे आप कहते हैं ना मुझे अंदर की भी बात पता है, अंदर की भी बात पता होने का मतलब जिसको सारी बातें पता होती है उसके लिए यूज करा जाता है, ठीक है, बताओ। तो लिखा हुआ है ना कि नो समथिंग दरली, है ना, जिसको सब कुछ पता होता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, लिखा हुआ है ऑर्गेनिक फूड्स सीम्स टू बी इन वॉयेज दीज डे, ठीक है ना। क्या सेंस हो सकता है इसका, वॉग्यू। वॉग्यू वैसे फैशनेबल चीज के लिए यूज होता है, एक बार आप इसको चेक भी कर रहे हैं ना, बाकी फैशनेबल सेंस के लिए यूज करा जाता है वॉग्यू को। सेंस आ रहा है वैसे इन दिनों ऑर्गेनिक फूड्स को खाने का, सीम करने का फैशन है, बिल्कुल सही है। चलो अगला देखते हैं। टू प्ले विथ फायर बहुत बार बोला जाता है, यानी कि जोखिम भरा काम करना, यानी कि कौन सा हो सकता है, फर्स्ट, कि टू एक्ट इन अ डेंजरस एंड रिस्की वे, है ना। चलिए अगला, अगला जो हमारा सेगमेंट है लास्ट हमारा 5 क्वेश्चंस का बच्चों, वो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का है, जो कि पढ़ के हमें सेंस आराम से पता चल जाएगा। जरा एक बार पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है कि इट इज सेड दैट सिविलाइज्ड मैन हैज डैश अबाउट 20 वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। तो स्टंट, स्टंट तो स्टनिंग होता है, स्टनिंग मतलब अच्छा होता है, इसका कोई सेंस नहीं है। टेम्ड हो सकता है, जिसको मतलब होता है काबू में करना, अपने अंदर रखना, है ना, टेम्ड बोल सकते हैं। और स्टैगर्ड तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। स्टैगरिंग आपने सुना होगा, जैसे कोई अल्कोहल वगैरह पी लेता है तो लड़खड़ा के चलता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। अमेज तो मतलब होता है चौंक जाना, अमेज के साथ एट प्रीपोजिशन यूज होती है ना, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, टेम्ड। अगला, his dash of the topic was so good that students had few doubts at the end of the class। यानी कि यहां पर पढ़ के क्या पता चल रहा है कि जो भी उन्हें टॉपिक पढ़ाया था वो सारे बच्चों को ऑलमोस्ट समझ में आ गया। किस वजह से आया, क्या उसकी क्वालिफिकेशन की वजह से, क्या पिक्चराइजेशन की वजह से, क्या एक्सपोजिशन की वजह से, क्या एग्जीबिशन की वजह से। एग्जीबिशन तो होगा ही नहीं, लेकिन पढ़ो यहां पर लिखा हुआ है एक्सपोजिशन, इसका मतलब और बच्चों एक्सप्लेनेशन का मतलब दोनों सेम होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना। तो उसकी एक्सप्लेनेशन ऐसी थी जिससे सारे बच्चों को उनकी बात जो है वो समझ में आ गई, इसीलिए उनको कोई भी डाउट नहीं रहा। अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। The lack of regular academic sessions has meant that in 2020 the country has had the dash share of students who have attended educational institutions had the last, the lowest, the low और the लोअर, द लोवेस्ट, द लोवेस्ट हो गया ना, क्योंकि सबसे कम का सेंस देना है और वो भी कंपैरिजन में देना है, तो कंपैरिजन में सुपरलेटिव डिग्री ही आएगी, आंसर हो जाएगा द लोवेस्ट। चलिए अगला लिखा हुआ है क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट डैश डैश अक्रॉस द स्क्वायर ऑल द डे अलोंग, यानी कि जो टूरिस्ट आए हुए हैं वो पूरे दिन इधर उधर, पूरे इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इसको किसके सेंस में लगाएंगे, क्या मेंटेन्ड करे के रहना, नहीं, फ्लो हो सकता है, फ्लॉड बोल सकते हैं, रेक्टिफाइड नहीं होगा और प्रोडिड नहीं होगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। फ्लोड किसके सेंस में हो जाएगा भाई, फ्लोड के सेंस में, जिसमें हम लोग बोलते हैं ना कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करती है, यानी कि मूविंग के सेंस में हम इसको करेक्ट मान सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि इट वॉज डैश टू एवरीवन present that
द पेशेंट वुड नॉट सर्वाइव इफ इमीडिएट हेल्प वॉज नॉट रिसीव्ड। पढ़ के पता चल रहा है क्या वो जो चीज है वो हिडन होगी, अननोटिस्ड होगी, एपरेंट हो सकती है, क्योंकि क्लियर दिख रहा था कि जो पेशेंट है वो प्रेजेंट में इतना ही मतलब जो कोई प्रॉब्लम हो गई होगी कि अगर उसको इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जाता तो वो मर सकता था। तो आंसर होगा एपरेंट, जो चीज बिल्कुल क्लियर दिख रही हो उसके लिए हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं भाई। तो बच्चों आज हमने अपना 97th डे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं तो आज हमारा वेंसडे है और कल आपका थर्सडे हो जाएगा, फिर फ्राइडे हो जाएगा। फ्राइडे तक मैं आपको 99 सेट तक कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद हम थोड़ा सा गैप लेंगे, मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। आप सभी बच्चे चैनल से जुड़े रहना, और जो बच्चे ऑफलाइन मुझसे पढ़ते हैं उनको तो मैं वैसे भी क्लास में बता दूंगा। बाकी आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि साल स्टार्ट हो चुका है। जिस हिसाब से हम शुरू में सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, उस हिसाब से हम आखिरी तक नहीं रहते। तो उस चीज को बनाने के लिए अपने दिमाग में खुद की मोटिवेशन रखो, ताकि आप रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो, और उससे क्या होगा कि आपको चीजें जो होंगी थोड़ी सी आसान लगने लग जाएंगी। राइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।